नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं 10 अप्रैल 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। आज जो पहला आर्टिकल हम डिस्कस करने वाले हैं वो होगा फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्विटल बाय बेनिफिट ऑफ डाउट के बारे में। फिर हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट्स के बारे में जो रिसेंटली आरबीआई के द्वारा रिलीज की गई हैं। उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस से रिलेटेड। शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल के साथ जो कि रिलेटेड है फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। देखिए, पहले हम फॉरेक्स रिजर्व के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम कंटेस्ट डिस्कस करेंगे तो आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। सबसे पहले तो देखिए, थोड़ा सा बेसिक समझने की कोशिश कीजिए। कुछ दिनों पहले ही हमने करंट अकाउंट डेफिसिट को डिस्कस किया था। करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या मतलब होता है, यानी कि हम बाहर से इंपोर्ट जो है हमारा वो ज्यादा हो रहा है और हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है जब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाता, मतलब इंक्रीज हो जाता है, यानी कि हम इंपोर्ट ज्यादा से ज्यादा करने लगते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। इस सिचुएशन में क्या होता है, देखिए, अगर हमको बाहर से कुछ इंपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल हम यूएसए से कुछ भी मंगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने यूएसए से कार मंगाई, ठीक है, तो हम अब यूएसए जो है वो रुपए में तो लेगा नहीं हमसे मनी, ठीक है, उसको तो क्या चाहिए, उसको डॉलर चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको डॉलर दे देंगे। इंडिया वाला यूएसए को क्या देगा, डॉलर देगा और डॉलर के बदले में हमें कार मिल जाएगी, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे करके हमारा जितना भी डॉलर है वो क्या हो जाएगा, वो फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और अब हमारे पास डॉलर नहीं बचेगा। जब ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी तब अब क्या होगा, अब अगर हमें जो हमारी एसेंशियल चीजें, कार वगैरह तो लग्जरियस आइटम हो गए, ठीक है ना, कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है, लेकिन जो एसेंशियल आइटम, फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम भी हमें मंगाना है, अरब कंट्रीज से हमें पेट्रोलियम की चाहिए जरूरत है। अरब कंट्रीज भी जो हैं अगर वो हमें पेट्रोलियम देंगी उसके बदले भी उन्हें क्या चाहिए, डॉलर चाहिए, रुपए तो वो हमसे लेंगे नहीं। लेकिन अब हमारा धीरे धीरे करके हमारे पास जो गवर्नमेंट के पास डॉलर के रिजर्व्स हुआ करते थे वो खत्म हो चुके हैं। इस कंडीशन में क्या काम आता है, हमारा फॉरेक्स रिजर्व काम आता है, ठीक है। फॉरेक्स रिजर्व क्या होता है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हम क्या करते हैं, रुपए के बदले जो हमारे पास ऑलरेडी रिजर्व रखा होता है फॉरेन करेंसीज का, उनका यहां पर यूज करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, तो आरबीआई के द्वारा मेंटेन किया जाता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है जब करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा हमारा इंक्रीज हो जाता है, तब आरबीआई क्या करती है, इसेंशियल कमोडिटीज की परचेज के लिए फॉरेक्स रिजर्व से मनी को बाहर निकाल देती है, ठीक है। समझेंगे अभी और डिटेल से फॉरेक्स रिजर्व को, ठीक है। चलिए, यहां से एक पॉइंट समझ में आया आपको, आरबीआई मेंटेन करता है फॉरेक्स रिजर्व को, ठीक है। चलिए वापस से आते हैं और अब थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो फॉरेक्स रिजर्व होता है जो आरबीआई अपने अंडर रखता है, इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला जो इसका कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, वो होता है इसका फॉरेन करेंसी एसेट, यानी कि फॉरेन करेंसी का जितने भी जो, फॉर एग्जांपल डॉलर है, हमारे पास डॉलर कितना है, ठीक है। ब्रिटिश की जो करेंसी है पाउंड, तो वो पाउंड हमारे पास कितना है। जो हार्ड करेंसी है वो आते हैं किसके अंदर, फॉरेन करेंसी एसेट के अंदर, ठीक है। ये भी एक फॉरेक्स रिजर्व का पार्ट कंपोनेंट होता है। इसके बाद अगला होता है गोल्ड रिजर्व्स, ठीक है। गोल्ड रिजर्व का क्या मतलब हुआ, जो गोल्ड है आपका वो आपके पास कितना है, ठीक है। इसके बाद होते हैं आपके स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, इसको अभी मैं समझाऊंगा, और इसके बाद आते हैं आपके रिजर्व पोजीशन विद आईएमएफ, इसको भी अभी हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, डिटेल से समझेंगे। ओके, तो फॉरेन करेंसी एसेट तो आपको समझ में आ गया होगा, जो हार्ड करेंसी है आपकी, ठीक है, जो आपके डॉलर के फॉर्म में आपके पास रखा हुआ है वो आपके फॉरेन करेंसी एसेट होते हैं, ठीक है। गोल्ड रिजर्व क्या हुआ, जो गोल्ड का अमाउंट आरबीआई के पास मौजूद है वो गोल्ड रिजर्व होता है। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या होते हैं, देखिए, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या है, जब आप आईएमएफ के मेंबर बनते हो, ठीक है, तो हर एक जो कंट्री आईएमएफ का मेंबर है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मेंबर है, उसको आईएमएफ क्या करता है, कुछ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स दे देता है। यानी कि आप क्या कर सकते हो, आप अगर आईएमएफ के मेंबर हो तो आप अपना स्पेशल ड्रॉइंग राइट क्लेम कर सकते हो, ठीक है। आप जाकर आईएमएफ से फॉरेन करेंसी को विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। ये जो फॉरेन करेंसी को विड्रॉ किया जा सकता है,
इसकी मतलब कि कौन सी करंट कंट्री जो है वो कितना उसके पास स्पेशल ड्राइंग राइट होगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है उनके मेजर करेंसी का बास्केट, यानी कि इंडिया के पास कितने अमाउंट में यूएस डॉलर है, कितने अमाउंट में यूरोज हैं, कितने अमाउंट में जापानीज येन है, चाइनीज युआन है और ब्रिटिश पाउंड है। इंडिया के पास कितना नंबर में ये सारी अमाउंट पाया जाता है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया का स्पेशल ड्राइंग राइट बनता है और हम आईएमएफ से जाके उतना मनी विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और जो कंपोनेंट होता है वो होता है रिजर्व पोजीशन इन द आईएमएफ। ओके, यानी कि अगर कभी कोई अनफोर्स सिचुएशन आ जाती है, एकदम से ही हमारा पूरा का पूरा फॉरेन रिजर्व जो है वो फिनिश हो जाता है, तब हम उस कंडीशन में जाके आईएमएफ से क्या कर सकते हैं, करेंसी वगैरह को विड्रॉ कर सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में। यह भी क्या होता है, यह भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा रिलीज किया जाता है। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं आपके फॉरेक्स रिजर्व के। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब कंटेस्ट क्या है, हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डिक्रीज हो गया है। ठीक है, कितना डिक्रीज हुआ है, तो $2.9 बिलियन डिक्रीज हमें देखने को मिला है। और अगर हम इसके कंपोनेंट में बात करें तो जो पहला हमारा गोल्ड रिजर्व है वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन बाकी के जितने भी कंपोनेंट है ना वो सारे डिक्रीज हुए हैं। चाहे स्पेशल ड्राइंग राइट की बात हो या फिर फॉरेन करेंसी असेट हो या फिर रिजर्व पोजीशनिंग हो, ये सारे डिक्रीज हुए हैं, डिक्लाइन इन्हें देखने को मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेड है एक्यूटल बाय बेनिफिट ऑफ डाउट से रिलेटेड। एक्यूटल बाय बेनिफिट ऑफ डाउट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आप एक व्यक्ति हैं, आपके अगेंस्ट कोई बहुत मेजर क्रिमिनल केस था, आपने किसी का मर्डर, आपके ऊपर किसी के मर्डर का आरोप था। ओके, लेकिन आपके अगेंस्ट कोई मेजर एविडेंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, मर्डर वेपन नहीं मिलता है पुलिस को या फिर कोई गवाह वगैरह नहीं मिलता है, तो कोई मेजर आपके अगेंस्ट क्या नहीं मिलता है, कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। तो आपको क्या किया जाएगा, अब एविडेंस नहीं मिला है तो आपको जेल में तो डाल नहीं सकते, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, एक्यूटल कर दिया जाएगा, यानी कि रिहा कर दिया जाएगा। बट ये जो रिहाई होगी ये बेनिफिट ऑफ डाउट के अंदर है, यानी कि आपको क्या किया है, सारे चार्जेस से बरी नहीं किया, जो ऑनरेबल चीजें दी जाती हैं। ठीक है ना, ऑनरेबल डिसीजन, यानी कि आपके अगेंस्ट क्राइम ये साबित नहीं हुआ है कि आपने ये क्राइम नहीं किया था, बस ये साबित नहीं कर पाई सरकार कि आपने ये क्राइम किया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट ऑफ डाउट के अकॉर्डिंग आपको बरी कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कहलाता है एक्यूटल ऑफ बाय बेनिफिट ऑफ डाउट। ठीक है, तो अभी रिसेंटली क्या कंटेस्ट है, कहानी यह है कि राजस्थान पुलिस सर्विस के कांस्टेबल पोस्ट के लिए क्या चल रहा था, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस चल रही थी। तो वहां पर एक व्यक्ति को क्या कर दिया गया था, उसने एग्जाम क्वालिफाई कर लिया था बट उससे जॉब नहीं दी जाती है। क्यों नहीं जॉब दी जाती है, क्योंकि उसने क्या किया था, उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्जेस थे और उसको बरी किया गया था बाय बेनिफिट ऑफ डाउट। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि जो भी रिक्रूटिंग एजेंसीज होती हैं, यानी कि जो भी एम्प्लॉयर होता है जो जॉब देता है, वो क्या कर सकता है, वो चाहे तो आपको जॉब से वंचित रख सकता है, आपको क्या कर सकता है, जॉब नहीं देगा अगर आपको बेनिफिट ऑफ डाउट के अकॉर्डिंग एक्यूटल मिला है तो। ठीक है, आपको अगर बरी किया गया है बेनिफिट ऑफ डाउट के अकॉर्डिंग तो आपको जॉब में नहीं रखा जा सकता। यह बात डिपेंड करती है किसके ऊपर, जो भी आपकी एजेंसी होगी जो कि आपको जॉब प्रोवाइड कर रही है उसके ऊपर डिपेंड, चाहे तो आपको जॉब दे चाहे तो आपको जॉब ना दे। ठीक है, ये पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड करता है और ये बात लाजमी होगी। ठीक है, तो यही कंटेस्ट है, उम्मीद है आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। ठीक है, देखिए एक और एक्यूटल होता है आपका जो कि क्या होता है, ऑनरेबल एक्यूटल। ऑनरेबल एक्यूटल में आपको सारे चार्जेस से बरी कर दिया जाता है और कोर्ट में यह बात साबित हो जाती है कि आपने ये क्राइम कमिट नहीं किया है। इस केस में आपको जॉब से वंचित नहीं रखा जा सकता, लेकिन बेनिफिट ऑफ डाउट के अकॉर्डिंग आपको रखा गया है, बरी किया गया है, तो आपको जॉब नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये डिपेंड करता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि रिलेटेड है मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट के बारे में। देखिए रिपोर्ट वगैरह ना आरबीआई के द्वारा रिलीज की जाती हैं। ठीक है, तो आपको सारी रिपोर्ट के बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक मेजर पोर्शन याद रखिए। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाएं उस टाइम पर आप याद रखिए कि जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी के कंपोनेंट होते हैं उनका क्या परसेंटेज चल रहा है। अभी हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो रेपो रेट 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, MSF जो होता है मार्जिनल स्टैंडर्ड फैसिलिटीज जो है वो 4.25% है और बैंक रेट
4.25%। ठीक है, ये सभी सेम है, पहले जितना था अभी ये, इनमें कोई चेंज नहीं किया गया है रिसेंटली। हम क्या करते हैं, एक एक करके सारे के सारे जो भी कंपोनेंट होते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के, उसको डिस्कस कर लेते हैं और थोड़ा सा जल्दी से डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखिए मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी सबसे पहले तो आरबीआई का इंस्ट्रूमेंट होता है। ओके, इसमें क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन वगैरह जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है मार्केट में, ठीक है, या फिर जो डिफ्लेशन होता है यानी कि मंदी वगैरह का जो समय आ जाता है, ये बहुत ज्यादा आ चुका है। तो इस सिचुएशन में क्या करता है, आरबीआई आकर लीडरशिप लेता है और वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर डिफ्लेशन आए तो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अब वो कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ये आरबीआई के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनका यूज कर तो उन इंस्ट्रूमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिक चीज समझने की कोशिश कीजिए। हमारे पास एक होता है बैंक। बैंक क्या करता है, इसके होते हैं कुछ कस्टमर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप हैं, आप क्या करोगे, बैंक में जाके अपना मनी डिपॉजिट करोगे। ओके, अब ये मनी आप डिपॉजिट कैसे कर सकते हो, तो दो तरीके होते हैं। एक तो होती है आपकी डिमांड लायबिलिटीज। ठीक है, डिमांड लायबिलिटीज यानी कि जो आप मनी अपना सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में डिपॉजिट करते हो ना, करंट अकाउंट में या फिर सेविंग अकाउंट में, वो आपकी डिमांड लायबिलिटीज होती है। मतलब क्या हुआ, आप कभी भी जाकर अपना ये जो मनी है ये विड्रॉ कर सकते हो बैंक में से। ठीक है, ये होती है डिमांड लायबिलिटी। दूसरी आपकी होती है टाइम लायबिलिटीज। आपने सुना होगा फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में, लोग क्या कराते हैं, एफडी कराते हैं। ठीक है, डिमांड लायबिलिटीज में क्या होता है, जो आप मनी डिपॉजिट करते हो बैंक में, यहां पर आपको इंटरेस्ट जो मिलता है वो काफी कम मिलता है, लेस मिलता है। ठीक है ना, करंट अकाउंट में तो 0% ही मिलता है ऑलमोस्ट। सेविंग अकाउंट में आपको 4 से लेके 6% के बीच में मिल सकता है इंटरेस्ट। लेकिन जब आप एफडी कराते हो, फिक्स डिपॉजिट में जाकर अपना मनी डिपॉजिट करते हो, तो आपको 8% का इंटरेस्ट मिल जाता है, 8 to 10%। ठीक है, और प्राइवेट बैंक में कराए तो आपको और ज्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, यहां पर डिफरेंस क्या होता है, फिक्स्ड जो टाइम लायबिलिटीज होती हैं, इसको आप कभी भी जाके विड्रॉ नहीं कर सकते। एक फिक्स्ड पीरियड होता है। फॉर एग्जांपल आपने एफडी कराई है 1 ईयर की, तो आपको 1 ईयर मैच्योर होने के बाद ही आप उस एफडी को ब्रेक कर सकते हो, उससे पहले नहीं। अगर उससे पहले करते हो तो आपको फाइन वगैरह चुकाना पड़ेगा और आपको इंटरेस्ट वगैरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से बैंक क्या करता है, आपसे पैसे ले लेता है। इन मनी को वो क्या करता है, इस मनी को वो आगे जाकर लोन वगैरह दे देता है। जो भी हमारी कॉर्पोरेट्स वगैरह होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको लोन दे देता है। ठीक है, उनसे लोन के बदले क्या लेता है, ये इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करता है और अपना बैंक पैसे कमाता है। तो ये प्रोसेस चलती है। अब देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी को समझने की कोशिश करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी का जो पहला इंस्ट्रूमेंट होता है वो होता है हमारा सीआरआर, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो आज के टाइम पर कितना है, तो 4% है। ये कैश रिजर्व रेशियो जो है वो हर एक बैंक को मेंटेन कर रखना पड़ता है। ओके, अब ये जो 4% है, ये किसका 4% हुआ, समझने की कोशिश करते हैं। सरकार के, बैंक के पास कितना मनी आया, तो बैंक के पास कितना, मान लेते हैं हम 200 करोड़ पैसा जो है वो एक दिन में बैंक के पास आता है। ठीक है, और इसका 50 करोड़ जो है, 50 करोड़ जो है वो बैंक क्या करता है, कुछ लोग जाकर विड्रॉ कर लेते हैं बैंक में से अपना पैसा, या फिर कुछ लोगों को वो बैंक लोन वगैरह दे देता है। ठीक है, तो कितना बच गया टोटल अब बैंक के पास, नेट कितना बचा, तो नेट 50 करोड़ बचा। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी, नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, इस नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का 4% जो है, इसका जो 50 करोड़ का जो भी 4% होगा, वो क्या करना पड़ेगा, बैंक को सीआरआर के तौर पर रखना पड़ेगा। ठीक है, इसका 4% आप निकाल लीजिए जितना भी आए। ठीक है, कैलकुलेट कर लो कितना हो गया, 6 करोड़ ना। ठीक है, तो 6 करोड़ रुपीस बैंक को क्या करना पड़ेगा, साइड में रखना पड़ेगा। इस पैसे का बैंक कहीं पर भी यूज नहीं कर सकता। ओके, किसी भी सिचुएशन में बैंक इस पैसे का यूज नहीं कर सकता। यह होता है हमारा सीआरआर। दूसरा हमारा होता है एसएलआर। ठीक है, चलिए सीआरआर के में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीआरआर जो है वो किस फॉर्म में बैंक स्टोर करके रख सकता है, तो ओनली इन कैश, सिर्फ और सिर्फ कैश के तौर पर बैंक जो है इनको स्टोर करके रखता है, कैश रिजर्व रेशियो को। ठीक है, दूसरा होता है हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है, ये आज के टाइम पर कितना चल रहा है, तो ये आई थिंक 18%
आज के टाइम पर रखा हुआ है। 18% अगेन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, तो 150 का 18% आपको अलग से रखना पड़ेगा। अब ये जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि यहां पर चाहे तो आप कैश रख सकते हो, या फिर गोल्ड के अमाउंट में रख सकते हो, या फिर जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं उसके तौर पर भी आप रख सकते हो। ठीक है, इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी अर्न होगा, आरबीआई आपको इस इंटरेस्ट भी पे करेगा। ठीक है, तो सीआरआर से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, वो तो फिक्स्ड है, आपको अलग से रख देना है। और एसएलआर में क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, आपको बेनिफिट भी हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों की मदद से जो आरबीआई है वो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट में मनी का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं, इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन आ गया यानी कि मार्केट में मनी का सप्लाई जो है वो ज्यादा हो चुका है। ठीक है, मनी की वैल्यू ज्यादा बढ़ गई है। इस कंडीशन में आरबीआई क्या करेगा, सीआरआर की वैल्यू इंक्रीज कर देगा और एसएलआर की वैल्यू भी इंक्रीज कर देगा। जब ऐसा आरबीआई करेगा तो बैंक क्या हो जाएंगे, मजबूर हो जाएंगे। अब उन्हें ज्यादा मनी जो है वो क्या करके रखना पड़ेगा, रिजर्व करके रखना पड़ेगा। इस कंडीशन में क्या होगा, वो लोन वगैरह कम देंगे। लोन वगैरह कम देंगे तो मार्केट में से क्या होगा, मनी जो है वो रिमूव हो जाएगा और इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। वहीं इसके अपोजिट डिफ्लेशन की सिचुएशन है, मार्केट में मनी के सप्लाई को इंक्रीज करना है तो सीआरआर की वैल्यू भी कम कर दी जाएगी, एसएलआर की वैल्यू भी कम कर दी जाएगी। ठीक है, अब बैंक ज्यादा लोन दे पाएंगे, ज्यादा लोन दे पाएंगे तो क्या होगा, मार्केट में मनी का सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे एसएलआर और सीआरआर वगैरह। इसके बाद होते हैं हमारे बैंक रेट। बैंक रेट में दो आते हैं, रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट। ठीक है, देखिए क्या होता है, टाइम टू टाइम जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, दूसरे बैंकों को लोन वगैरह देता है। ओके, यानी कि बैंक वगैरह को जरूरत पड़ती रहती है कई बार पैसों की, तो सेंट्रल बैंक जो होता है यानी कि आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को मनी ग्रांट कर देता है। इसे क्या बोला, किस रेट पर, जिस रेट पर लोन दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 100 करोड़ का लोन दिया एसबीआई को, किसने, आरबीआई ने। ठीक है, तो अब जब इसको मनी दिया है तो इससे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी वसूल करेगा। तो वो जो इंटरेस्ट होता है, जितना भी इंटरेस्ट हो, 5% हो, 10% हो, जितना भी इंटरेस्ट हो, उसे क्या बोला जाता है, रिपो रेट बोला जाता है। ओके, इसी के अपोजिट जब आरबीआई सीबीआई से लोन ले, ओके, उसे क्या बोला जाता है, रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। अगेन इसका भी यूज किस प्रकार से किया जा सकता है, आरबीआई के द्वारा मनी के सप्लाई को मैनेज करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारी होती है एक और इंपॉर्टेंट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज क्या होती है, कई बार क्या होता है, इमरजेंसी सिचुएशन अराइज हो जाती है, बैंक को अचानक से पैसे की जरूरत पड़ जाती है। तब उस सिचुएशन में क्या होता है, कुछ समय के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए, ये जो रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है ये तो लॉन्ग टर्म लोन होता है। ओके, लेकिन शॉर्ट टर्म जब लोन आरबीआई देता है तब उसे मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोला जाता है। कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए लोन वगैरह दिया जा सकता है। ठीक है, अगला टर्म होता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये भी एक कंपोनेंट है आरबीआई का, मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उनकी जो सेल और परचेज होती है वो हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक बार पढ़ लीजिएगा इस स्लाइड को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि रिलेटेड है अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस से रिलेटेड। ठीक है, क्या कंटेस्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या बोला है, अभी देखिए हमारी कंट्री में कंडीशन क्या है, जितने भी हाई कोर्ट्स हैं वहां पर बहुत ज्यादा वैकेंसी खाली है जजेस की। ठीक है, अगर हम डाटा देखें तो टोटल स्ट्रेंथ जो है जजेस की कितनी होनी चाहिए, हाई कोर्ट में 1080 जजेस होने चाहिए, लेकिन अभी कितने हैं, 669 जजेस ही हैं। 411 की वैकेंसी अभी भी खाली है, तो एक बहुत बड़ा नंबर है। ओके, इसी के कारण प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, केसेस वगैरह जल्दी सॉल्व नहीं होते हैं, पेंडिंग रहते हैं। ठीक है, तो इनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट को मंजूरी दी है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट प्लान कर रहा है कि जो रिटायर्ड जजेस होते हैं उनको अपॉइंट किया जाए एज अ एडहॉक जजेस। ठीक है, चलिए ये जो एडहॉक जजेस का प्रिंसिपल है कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, एडहॉक जजेस का क्या मतलब होता है मैंने समझा दिया। जो रिटायर्ड जजेस होते हैं ना उनको दोबारा से बुलाया जा सकता है फॉर काम करने के लिए, दोबारा से उन्हें एडहॉक जजेस बोला जाता है। कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो 224A के अंदर ये मेंशन किया गया है इनको। ठीक है, क्या प्रोसीजर को फॉलो करना होता है,
क्या प्रोसीजर को फॉलो करना होता है? तो देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो होता है वो नोटिफाई कर सकता है, प्रेसिडेंट को बता सकता है कि हमें एडहॉक जजेस को अपॉइंट करना है, और प्रेसिडेंट के द्वारा एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर दिया जाता है। इन जजेस को सिमिलर पावर दी जाती है जो भी पावर हाई कोर्ट के जजेस के पास होती है, सिमिलर पावर होती है, ठीक है ना। पावर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, बस इन्हें जज कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, बात समझ में आ रही है? तो ये होते हैं हमारे एडहॉक जजेस। सो गाइस, ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।